हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ संकलन बैच के आलोक में भी आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि आप लोग भली भांति परिचित हैं कि संकलन बैच का प्रस्तुतिकरण हाल ही के दिनों में आपके समक्ष किया गया था। और संकलन बैच का कार्यक्रम क्या होगा, संकलन बैच किस तरीके से आप लोगों को लाभान्वित करने का कार्य करेगा, इन तमाम प्रकार की चीजों के संदर्भ में ऑलरेडी हमने क्या है काफी डिस्कशन किए हुए हैं। फिलहाल देखिएगा, प्रवक्ता स्क्रीनिंग जो परीक्षा आपका होने जा रहा है उसमें भारतीय राज्य व्यवस्था को लेकर जो आपका पाठ्यक्रम लिखा गया है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था को लेकर के जो आपका पाठ्यक्रम है उसी पाठ्यक्रम को आधार बनाते हुए संकलन बैच की जो शुरुआती कक्षाएं हैं वो आपके सामने आ रही हैं। हमको याद है कि संकलन बैच के अंतर्गत अभी तक आप लोगों को 3 प्रकार की कक्षाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। और वो जो आपकी 3 प्रकार की कक्षाएं रही उसमें आपने क्या क्या कैलकुलेट किया है। आपने संविधान को परिभाषित करना सीख लिया है, आपने संविधान के प्रकारों को समझना सीख लिया है, आपने संविधान के प्रकारों का परीक्षण कैसे किया जाए आपने ये भी सीख लिया है। और साथ ही साथ आपने ये भी सीख लिया है कि संविधान के चरित्र का गहरा, व्यवस्थित और अनुशासित परीक्षण अगर आपको करना पड़ जाए तो आपको किस प्रकार का व्यवहार अपनाए जाने की आवश्यकता रहेगी। ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि आपके पाठ्यक्रम में जो एक शब्दावली है भारतीय संविधान की विशेषताएं, उसमें आपको संपूर्ण भारतीय संविधान का अध्ययन तो करके नहीं चलना है, लेकिन हम आपको हल्का सा इशारा आज की कक्षा के शुरुआत में करके चल रहे हैं कि भारतीय संविधान की विशेषताओं को लेकर ही कम से कम आपको एक विस्तारित चर्चा करके चलनी पड़ेगी, है ना। विस्तारित चर्चा का मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा हम संपूर्ण भारतीय संविधान का अध्ययन लेकर के चलने वाले हैं, लेकिन विस्तारित चर्चा का मतलब ये होगा कि भारतीय संविधान की विशेषताओं के आलोक में हमसे किसी भी प्रकार का कोई मूल्य छूट ना जाए। यानी कि जिन तमाम प्रकार के मूल्यों को आधार बनाकर के हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की क्या है, ये बड़ी विशेषताएं हैं, इनको अगर आप भारतीय संविधान से दूर करने का कार्य करोगे तो भारतीय संविधान क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। या अगर आप इनको भारतीय संविधान से दूर करने का कार्य करोगे तो भारतीय संविधान क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें काम ये करना है कि हमें बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं करनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि भारतीय संविधान की विशेषताओं जैसे टॉपिक को कैलकुलेट करते हुए हम आपको 2 या 4 कक्षाएं देने जा रहे हैं। ये बातें अपने दिमाग से निकाल देना। भारतीय संविधान की विशेषताओं को आधारित बनाते हुए कम से कम 20 से 25 प्रकार की जो कक्षाएं हैं व्यवस्थित तरीके से आपके समक्ष आने जा रही हैं। ऐसा हम इस नाते कर रहे हैं क्योंकि हम परीक्षा भवन में आपका किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं चाहते हैं, आपको कम बिल्कुल नहीं देंगे, आपको हमेशा क्या है एक्स्ट्रा देकर ही चलेंगे। तो इस बात को बड़े प्यार से आपको क्या है एक्सेप्ट करके चलना है। और जितना हम यहां पर मेहनत करके चलेंगे उतना ही हमें सुविधाएं कहां मिलेंगी, एग्जामिनेशन हॉल में मिलेंगी। और ये काम मुझे करके चलना पड़ेगा। मेरी भी थोड़ी मजबूरी ये बन जाती है क्योंकि यूके पीएससी जब जीएस की बात करता है ना तो इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन लगभग 8, 10, 7 इससे कम नहीं देता है। यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में यूके पीएससी का पैटर्न आप उठा के देख लो, ठीक ठाक मात्रा में आपको सवाल देता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 15 या 16 की संख्या में सवाल आपके सामने आएंगे, लेकिन इतना अवश्य आपको समझा करके चलूंगा कि 7 या 8 की संख्या में सवाल रहेंगे। अगर आपके पाठ्यक्रम को देखा जाए तो पाठ्यक्रम तो आप लोग जान पा रहे हैं, भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य हैं और राज्य नीति के निर्देशक तत्व हैं। तो इनको कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट करके चलना है ताकि हमारी परीक्षा में जो 7 से 8 सवाल हमको मिलने वाले हैं उनमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपकी ग्रेफ में आ जाने चाहिए। ये मेरी आप लोगों से क्या है एक बहुत बड़ी संवैधानिक अपेक्षा रहेगी कि आप ये मत कहना कि भाई भारतीय संविधान की विशेषताओं को ही आधार बना करके आपने हमें 20 से 25 कक्षाएं क्यों दे दी हैं। ये कार्य आपको करके चलना पड़ेगा क्योंकि अगर आप 2021 का पेपर भी उठा के देखोगे तो सवाल किस नेचर का आपसे पूछा गया, सवाल किस करैक्टर का आपसे पूछा गया वो आपको पता पड़ जाएगा, है ना। धीरे धीरे सारी बातें क्या है हम आपके सामने ओपन करना शुरू कर देंगे।
कुल मिलाकर के आज की चर्चा का जो प्रारंभ होगा, अब हम फाइनली डिस्कस करने जा रहे हैं किसको? भारतीय संविधान की विशेषताओं को। और भारतीय संविधान की विशेषताओं में बिल्कुल बारीकी आपके सामने आएगी, बिल्कुल बारीकी आपके सामने आएगी। एक एक मूल्य को बहुत ठहराव के साथ क्या है, आपको कैलकुलेट करके चलना है। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग के माध्यम से वैल्यूज को समझना शुरू करते हैं। यानी कि आपके पाठ्यक्रम में जो शब्दावली है, जिस शब्दावली में क्या कहा गया है, भारतीय संविधान की विशेषताएं, ये आपके पाठ्यक्रम की सबसे शुरुआती शब्दावली है भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में, और सबसे क्या है, मजबूत शब्दावली है। तो आपने क्या कहा मेरे प्यारे साथी, क्या कहेंगे? भारतीय राज्य व्यवस्था की विशेषताएं। ये मिला आपको टॉपिक, भारतीय राज्य व्यवस्था की विशेषताएं, भारतीय राज्य व्यवस्था की विशेषताएं। ओके, भारतीय राज्य व्यवस्था की विशेषताएं, ये मिला आपको अपना क्या है। अब भारतीय राज्य व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं, है ना, इनमें हमारा शुरुआती डिस्कशन क्या होना चाहिए? तो वो सब लोगों का अपना अलग अलग प्रकार का पैटर्न रहता है। तो हम जिस पैटर्न को अपनाएंगे वो पैटर्न ऐसा तो नहीं कहीं बाहर से हम लेकर के आ रहे हैं, लेकिन पैटर्न की गहराई भी आपके सामने रखेंगे। और आपको शुरुआत में क्या बताना पड़ेगा, हमारे हिसाब से शुरुआत में क्या डिस्कशन आपको करना चाहिए? शुरुआत में जो भारतीय संविधान की विशेषताओं में आप डिस्कशन करने की बात करेंगे, तो नंबर 1 पे आप क्या लिखेंगे कि भारतीय संविधान जो है क्या है, ये विश्व का सर्वाधिक विस्तारित संविधान है। विश्व का सर्वाधिक विस्तारित संविधान है। विश्व का सर्वाधिक क्या है, विस्तारित संविधान है। अब ये विश्व का सर्वाधिक विस्तारित संविधान क्यों है, कैसे है, उस पर तो खैर हम अभी बात करेंगे। आपको पूरा सिखाया जाएगा कि इस सेंटेंस का परीक्षण किस प्रकार से करके चलेंगे। लेकिन विश्व का विस्तारित संविधान है, यहां क्या क्या बातें जो हैं आपकी गिरफ्त में आ जानी चाहिए। यहां अगर आप इस चीज को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपने क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपने क्या कहा भाई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का संविधान। और भारत के संविधान का आपको क्या दिखाना पड़ेगा? भारत के संविधान का आपको क्या दिखाना पड़ेगा? फिजिकल कंपोजिशन आपको दिखाना पड़ेगा। भारत के संविधान का आपको क्या दिखाना पड़ेगा भाई? फिजिकल कंपोजिशन आपको दिखाना पड़ेगा। अब फिजिकल कंपोजिशन का मतलब क्या है कि भारतीय संविधान में मोटे तौर पर आपको क्या क्या चीजें दिखाई पड़ती है। यानी कि फिजिकल कंपोजिशन में आपको क्या दिखाना है? सबसे पहला डिस्कशन आपका कहां जाना चाहिए, है ना? सबसे पहला डिस्कशन आपका कहां पे आ जाना चाहिए? तो सबसे पहला डिस्कशन आपका, मान लीजिए आपने क्या कहा, अनुच्छेद कहा। मान लीजिए आपने क्या कहा, अनुच्छेद कहा। ये सीक्वेंस के बिहार पे नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी आता है जिसको कहा जाता है भारतीय संविधान को पढ़ने का तरीका, वो मैं अलग तरीके से आपके सामने रख दूंगा। तो अनुच्छेद को जब आप देखने की बात करेंगे तो अनुच्छेदों के रिगार्डिंग आपको 2 प्रकार की कैलकुलेशन करके चलनी है। अनुच्छेद के रिगार्डिंग एक कैलकुलेशन आप क्या करेंगे भाई कि आपको क्या मिलते हैं, मूल अनुच्छेद मिलते हैं। आपको क्या मिलते हैं, मूल अनुच्छेद मिलते हैं। और एक आपको क्या मिलते हैं, वर्तमान अनुच्छेद आपको मिलते हैं। एक आपको क्या मिलते हैं, वर्तमान अनुच्छेद आपको मिलते हैं। वर्तमान अनुच्छेद आपको मिलते हैं। अब देखो, मूल अनुच्छेदों की संख्या बताना ये तो हर किसी के लिए पॉसिबल है। मूल अनुच्छेदों की संख्या बताना ये तो हर किसी के लिए पॉसिबल है। यानी कि टोटल कितने मिलते हैं, 395 जो आपके आर्टिकल हैं वो भारतीय संविधान के क्या माने जाते हैं, रियल आर्टिकल्स माने जाते हैं। अब वो क्या कर रहा है आजकल, वो ये कर रहा है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद आपको मिलते हैं। तो पहली बात तो हम आपको ये बताना चाहेंगे, इसका कोई सटीक आंसर तो नहीं है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जब आप व्यवहार करने की बात करेंगे तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान के पास कितने अनुच्छेद हो गए हैं, तो आपका आंसर जो है 460 यानी कि 460 प्लस की ओर जाना चाहिए। आपका आंसर क्या है, 460 प्लस की ओर आपका जाना चाहिए। आपका आंसर 460 प्लस की ओर जाना चाहिए। अब मेरी बात समझ लो कि भारतीय संविधान के पास जो आपके अनुच्छेद हैं, इन अनुच्छेदों के 2 प्रकार के पक्ष आपके सामने क्यों आ रहे हैं। ठीक है, ये तो सब जानते हैं कि मूल अनुच्छेदों की संख्या कितनी रही है। तो आपने क्या कहा, 395। लेकिन वो ये क्यों पूछ रहा है कि वर्तमान समय में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? साथियों, स्नातक पूछ रहा है
क्योंकि समय की मांगों के अनुसार हमने संविधान में नाना प्रकार के संवैधानिक संशोधन किए हैं। समय की मांगों के अनुसार हमने भारतीय संविधान के नाना प्रकार के अनुच्छेदों के अंदर क्या है, नाना प्रकार के खंडों को जोड़ने का कार्य किया है, नाना प्रकार के उपखंडों को जोड़ने का कार्य किया है। जैसे अगर आप आर्टिकल 15 को कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो आर्टिकल 15 को जब आप केवल आर्टिकल 15 ही कहेंगे तो एक अनुच्छेद कैलकुलेट होगा। लेकिन वर्तमान समय में अभी तक की बात आप करेंगे तो आर्टिकल 15 के पास टोटल कितने खंड हुए? 6 खंड हुए ना। तो जब किसी मूल आर्टिकल को आप उसके खंडों तथा उपखंडों के साथ जोड़ने की बात करेंगे, क्या कहा हमने? जब आप किसी मूल अनुच्छेद को उसके खंडों तथा उपखंडों के साथ जोड़ने की बात करेंगे तो अनुच्छेदों की संख्या क्या है? विस्तारित रूप ले लेती है। तो इसको कहने के दो प्रकार के तरीके आपके सामने आएंगे। या तो इसको ऐसे कह दो कि वर्तमान समय में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, तो 460 प्लस में आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अनुच्छेदों का विस्तारित रूप क्या है? विस्तारित रूप क्या है? तो विस्तारित रूप क्या है एक लैंग्वेज ये भी बन सकती है। तो अगर आपको ये बताना पड़े कि विस्तारित रूप क्या है तो भी आपको समझना पड़ेगा कि विस्तारित रूप का मतलब ये होगा कि आपका जो आंसर है वो मूल अनुच्छेद के बिहाफ पे नहीं आना चाहिए बल्कि परिवर्तन के आधार पर आ जाना चाहिए। इसी प्रकार से जब आप ये बात करेंगे कि भारतीय संविधान के पास क्या है, भाग कितने हैं, तो भारतीय संविधान के पास जो आपके भाग हैं, तो जब आप भागों की बात करोगे तो यहां भी दो ही प्रकार के ग्राउंड आपको बता के चलने पड़ेंगे। एक क्या होंगे आपके मूल भाग होंगे, एक क्या होंगे आपके मूल भाग होंगे। तो मूल भाग आप कितने लेके चलेंगे? 22 आप लेके चलेंगे। एक क्या होगा आपका वर्तमान भाग होगा, एक क्या होगा आपका वर्तमान भाग होगा। तो वर्तमान समय में जो भाग हैं वो कितने होंगे आपके 25, यानी कि आपको कितना कैलकुलेट करके चलना है? 25 आपको कैलकुलेट करके चलना है। इसी प्रकार से आपको क्या मिलते हैं? इसी प्रकार से आपको क्या मिलते हैं? अनुसूचियां आपको मिलती हैं। इसी प्रकार से आपको क्या मिलते हैं? अनुसूचियां आपको मिलते हैं। तो जो आपकी शेड्यूल्स हैं यानी कि जो आपकी अनुसूचियां हैं उनका भी ग्राउंड क्या बनेगा? मूल बनेगा। तो मूल में आपको कितना बताना है आप जान पा रहे होंगे, 8 हो गया। वर्तमान में आपको कितना बताना है? तो वर्तमान में आपके कितना हो जाता है? 12 हो जाता है। वर्तमान में आपके कितना हो जाता है? 12 हो जाता है। तो मेरा ऐसा व्यवहार करने के पीछे ये मतलब है कि कम से कम आपको इस ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग क्या है, दो प्रकार की बातें फिलहाल बतानी आ जानी चाहिए कि वर्तमान समय में आप टोटल जो आर्टिकल्स हैं किस रूप में लेके चलेंगे, किस तरीके से आप कॉन्सेप्ट बनाएंगे और इससे आप क्या कहेंगे? भारतीय संविधान के मूल जो आपका अनुच्छेद है उन्हीं का क्या माना जाएगा? विस्तारित रूप माना जाएगा। कई सारे विद्यार्थी इस मामले को लेकर के काफी कंफ्यूज रहते हैं कि वर्तमान समय में भी भारतीय संविधान के पास जो भागों की संख्या है वो 22 है या कुछ 24 कहने की कोशिश करते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के पास भागों की संख्या कितनी है? 25 है। तो सेंटेंस आपने क्या लिया? सेंटेंस आपने लिया कि भारतीय संविधान जो है ये विश्व का सर्वाधिक विस्तारित संविधान है। क्या कहा? भारतीय संविधान जो है ये विश्व का सर्वाधिक विस्तारित संविधान है। तो अगर आप इसको विश्व का सर्वाधिक विस्तारित संविधान प्रमाणित करने की बात करेंगे तो आपको आना पड़ेगा इसके फिजिकल कंपोजिशन पर। अनुच्छेदों की इतनी विस्तारित संख्या, भागों की इतनी विस्तारित संख्या और अनुसूचियों की व्यवस्था भी ठीक ठाक मात्रा में आपको दिखाई पड़ती है। ऐसा फिजिकल कंपोजिशन विश्व के किसी भी संविधान के पास नहीं दिखाई पड़ता है। ऐसा फिजिकल कंपोजिशन विश्व के किसी भी संविधान के पास नहीं दिखाई पड़ता है। और हम कई बार कक्षाओं में इन बातों को कह चुके हैं कि भारतीय संविधान वाकई में विश्व का सर्वाधिक विशालतम संविधान है। और भारतीय संविधान के पास जो मजबूती है, भारतीय संविधान के पास जो मजबूती है ना, वो मजबूती हम आपको इसी संकलन बैच के आलोक में निकाल के दिखाएंगे। उसी मजबूती को देख करके आज संपूर्ण विश्व जो है वो भारतीय संविधान की ओर क्या है? नतमस्तक है, हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ है कि वाह भी वाह, क्या संविधान आपने बना के दिया है। व्यवस्था कितनी भी सकारात्मक क्यों ना हो जाए, हर व्यवस्था के अंदर आपको नकारात्मक पक्ष तो नजर आएगा ही, लेकिन बात गौरवान्वित महसूस करने की है तो आपको गौरवान्वित महसूस करके चलना पड़ेगा। और अगर आपको टेक्निकली ये प्रमाणित करके चलना है कि भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक विशालतम संविधान क्यों है,
तो आपको भारतीय संविधान के फिजिकल कंपोजिशन को साथियों कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। और इस तरीके से जो विस्तारित फिजिकल कंपोजिशन है ये विश्व में किसी और संविधान के पास क्या है आपको नजर नहीं आएगा। सोच के देखो, मूल अनुच्छेद आपके पास 395 है, मूल अनुच्छेद आपके पास 395 है, और मूल भाग्य आपके पास 22 हैं, और मूल अनुसूचियां आपके पास 8 हैं। तो इतना कॉम्प्रिहेंसिव कंपोजिशन आपको विश्व के अन्य किसी संविधान के पास नजर नहीं आएगा। यही कारण है कि भारतीय संविधान की विशेषताओं में आपको यह बात कहने का मौका मिल जाता है कि भारतीय संविधान जो है ये विश्व का सर्वाधिक क्या है विस्तारित संविधान है, या विश्व का सबसे क्या है लंबा संविधान है। तो इसमें दो बातें हमने आपको बता दी हैं, है ना, कि आप विस्तारित अनुच्छेदों की संख्या को किस रूप में कैलकुलेट करके चलेंगे, है ना, क्योंकि भाई हर कोई कैलकुलेट तो नहीं कर सकता, गिनती तो नहीं करेगा, है ना, लेकिन 460 प्लस आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग व्यवहार करना पड़ेगा 460 प्लस। अब आपको यहां पर क्या बताना है, अब आपको यहां पर यह बताना है कि विश्व का सर्वाधिक विस्तारित संविधान है। तो एक तरीका तो हमने आपको बता दिया है कि अगर ये विश्व का सर्वाधिक विस्तारित संविधान है तो आप सहारा किसका ले सकते हैं, भारतीय संविधान के फिजिकल कंपोजिशन का आप सहारा ले सकते हैं, वो आप लेके चलने वाले भी हैं। लेकिन अगर भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक विस्तारित संविधान है तो हम अन्य कारणों पर चर्चा कैसे करें, अन्य कारणों पर चर्चा कैसे करें, अन्य कारणों पर चर्चा कैसे करें, क्योंकि आप चीजों को रट करके तो नहीं जा सकते हैं, और आप जान पा रहे हैं, है ना, आप जान पा रहे हैं कि हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। हम इतना ही पढ़ा करके आगे कोई और विशेषता यहां पर आपको नहीं दिखा सकते, हम नहीं रोक पाएंगे अपने आप को। हम इस चीज को टेक्निकली आपको प्रमाणित करना सिखाएंगे कि आपको ओवरऑल सब कुछ बताना आ जाना चाहिए, तभी जाकर के कहानी क्या है बढ़िया बन जाती है। तो अन्य कारणों पर चर्चा कैसे करें, तो अन्य कारणों पर चर्चा एक तो आप क्या करेंगे, देखिए ये दिखाएंगे कि भारत का विस्तारित भौगोलिक क्षेत्र, भारत का विस्तारित भौगोलिक क्षेत्र और प्लस व्यापक जनसंख्या का धरातल, व्यापक जनसंख्या का धरातल। अब आपको यह कहना सीखना होगा कि हमारे संविधान के निर्माणकर्ताओं के समक्ष केवल यही चुनौती नहीं थी कि उनको स्वतंत्र भारत के भारतीय जनमानस के संदर्भ में एक संविधान बना करके चलना था, उनके सामने एक बड़ी चुनौती मेरे प्यारे साथियों ये भी थी कि भारत का विस्तारित भौगोलिक क्षेत्र और विस्तारित भौगोलिक क्षेत्र के आलोक में एक विस्तारित जनसंख्या का ग्राफ। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा कि भारतीय संविधान के जो निर्माण करता रहे हैं वो संविधान सभा के अंदर तो आपको दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद इन बातों को कहा कि संविधान को बनाने का कार्य तो हम लोगों ने किया, लेकिन संविधान को बनाने का कार्य जो हम लोगों ने किया वो भारतीय जनमानस की ओर से किया। यानी कि भारतीय जनमानस की प्रत्येक प्रकार की मांगों को कैलकुलेट किया गया, चाहे मांग आपकी सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो। भारतीय जनमानस की प्रत्येक प्रकार की मांग को कैलकुलेट किया गया और भारतीय जनमानस की प्रत्येक प्रकार की मांग के अनुसार ही भारतीय संविधान में क्या है, नाना प्रकार के जो आपके प्रोविजंस हैं, उन नाना प्रकार के प्रोविजंस क्या हैं, जोड़े गए। लेकिन यहां पर भाव एक ये भी निकल के आ रहा है, क्योंकि भारत का भौगोलिक विभाजन पहले से काफी विस्तारित है। हर कदम पर सामाजिक मामलों में परिवर्तन होता है, हर कदम पर धार्मिक मामलों में परिवर्तन होता है, हर कदम पर राजनीतिक मामलों में परिवर्तन होता है, हर कदम पर आर्थिक मामलों में परिवर्तन होता है। तो भारत का जो विस्तारित भौगोलिक क्षेत्र है और विस्तारित भौगोलिक क्षेत्र के आलोक में जो जनसंख्या का विस्तारित ग्राफ आपको दिखाई पड़ेगा, इसी ने भारतीय जनमानस की मांगों को क्या है, और ज्यादा व्यापक बना दिया। भारतीय जनमानस की मांगों को क्या है, और ज्यादा व्यापक बना दिया, और ज्यादा व्यापक बना दिया। तो यहां से हम कह सकते हैं कि
अगर हम इस चीज के साथ भारतीय जनमानस को जोड़ने की बात करेंगे, अगर हम इस चीज के साथ क्या है भारतीय जनमानस को जोड़ने की बात करेंगे, तो ये समझ में आता है कि विस्तारित भौगोलिक क्षेत्र और व्यापक जनसंख्या के धरातल ने भारतीय जनमानस की जो मांगे हैं, भारतीय जनमानस की मांगों को भारतीय जनमानस की मांगों को भारतीय जनमानस की मांगों को विस्तारित रूप देने का कार्य किया। भारतीय जनमानस की मांगों को विस्तारित रूप देने का कार्य किया। विस्तारित रूप देने का कार्य किया। भारतीय जनमानस की मांगों को विस्तारित रूप देने का कार्य किया। ठीक है, और ये विस्तारित रूप कैसे बदला, ये जो आपका विस्तारित रूप है ये आपके सामने कैसे आया, तो ये आपके सामने किस प्रकार से आया वही हम आपको समझा रहे थे कि प्रत्येक कदम पर हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रत्येक कदम पर भारतीय जनमानस प्रत्येक कदम पर भारतीय जनमानस की मांगे प्रत्येक कदम पर भारतीय जनमानस की मांगे परिवर्तनशील रही तो आपको यह कहना पड़ेगा कि आपके संविधान के निर्माणकर्ताओं के समक्ष संविधान को बनाने की जिम्मेदारी तो थी, लेकिन मैं वही बात आपको समझा रहा हूं कि संविधान किसके लिए बनाना था, भारतीय जनमानस के लिए बनाना था। तो जब भारतीय जनमानस की प्रत्येक प्रकार की मांग को ध्यान में रखते हुए संविधान बनाए जाने का कार्य हो रहा था, लेकिन भारतीय जनमानस की जो प्रत्येक प्रकार की मांगे हैं उनमें समानता तो नहीं थी ना, उनमें क्या भाव आ गया, असमानता का भाव आ गया। उनमें क्या आ गया, असमानता का भाव आ गया। तो जो आपका असमानता का भाव आया, उस भाव का आत्मसातीकरण करते हुए जब आपके संविधान के निर्माणकर्ताओं ने आपके लिए संविधान बनाने का कार्य किया, तो संविधान को विस्तारित रूप तो मिलना ही था। क्योंकि अगर हमारी मांगों में समानता का भाव आ जाता तो हम एक बात कहते तो सभी के लिए बात वो कहते, अगर हम एक प्रोविजन जोड़ते तो वो सभी के लिए कार्य करता। लेकिन हमारे यहां मामला तो यही बदल रहा है ना कि कदम दर कदम क्या है, हमारी मांगों में परिवर्तन होता है। वेरिएशंस काफी ज्यादा आ रहे थे, मांगों में समानता का भाव नहीं था, मांगों में असमानता का भाव लगातार कार्य कर रहा था। उसी असमानता के भाव को ध्यान में रखते हुए आपके संविधान के निर्माणकर्ताओं ने आपके लिए संविधान बनाने का कार्य किया। तो व्यापकता तो आनी थी, ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। एक लाइन में भी अगर कहना शुरू करोगे कि अगर मांगों में समानता होती तो एक प्रावधान सभी के लिए कार्य करता, क्योंकि मांगों में असमानता रही तो एक प्रावधान ने सभी के लिए कार्य नहीं किया। उस असमानता के भाव को ध्यान में रखते हुए आपको अपने प्रावधानों में ही कुछ वेरिएशंस लाने पड़े, और जब आपको अपने प्रावधानों में वेरिएशंस लाने पड़े तो संविधान को तो विस्तारित रूप है वो क्या है, अपने आप ही मिल गया, अपने आप ही मिल गया। दूसरी बात क्या है कि आपको यह कहना होगा कि संविधान के निर्माणकर्ताओं पर यह कहना शुरू करो, संविधान के निर्माणकर्ताओं पर भारत शासन अधिनियम 1935 का गहरा प्रभाव रहा। आप लोग जानते होंगे कि ब्रिटिश कालीन भारत में भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से जो उस समय के भारतीय जनमानस का संवैधानिक विकास किया गया, यह ब्रिटिश सरकार की ओर से क्या था, भारतीय जनमानस का अंतिम संवैधानिक विकास माना गया। और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आपके सामने आता है, यह अपने आप में ही बहुत ज्यादा क्या था, एक विस्तारित संवैधानिक दस्तावेज था। तो हुआ क्या, उस समय आपके संविधान के निर्माणकर्ताओं को भारत शासन अधिनियम 1935 ने गाइड करने का कार्य किया। आप कहते हैं ना कि हमारे संविधान के मूल अनुच्छेद कितने हैं, 395, उनमें से 280 जो आपके अनुच्छेद हैं, यानी कि 280 जो आपके आर्टिकल्स हैं, ये अकेले किससे लिए गए, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए। तो यहां भी आपको ये बात कहने का मौका मिल जाता है।
ये बात तो आप कह करके चलेंगे ही चलेंगे। साथ ही साथ क्या आपको ये बात भी यहां पर जोड़ करके चलनी पड़ेगी कि 1935 का जो अधिनियम है, क्योंकि वो हमारा आंतरिक मामला रहा है, हालांकि ब्रिटिश सरकार की ओर चलाया गया था, लेकिन उस समय हमारा आंतरिक मामला रहा, क्योंकि 1935 के अधिनियम के जो प्रावधान है उनके प्रति हम काफी हैबिचुअल हो चुके थे। तो 1935 के अधिनियम के जो नाना प्रकार के प्रावधान है, ये लगातार भारतीय संविधान के निर्माणकर्ताओं को क्या है, दिशा निर्देशन देने का कार्य कर रहे थे, दिशा निर्देशन देने का कार्य कर रहे थे, गाइडेंस देने का कार्य कर रहे थे, डायरेक्शन देने का कार्य कर रहे थे। और हमने कहा कि व्यापकता इस नाते भी आ गई क्योंकि 280 आर्टिकल जिस एक संवैधानिक दस्तावेज के भारतीय संविधान के निर्माणकर्ताओं को प्रभावित करके चल रहे हो, तो ये बात तो आपके ऊपर कहने का बहाना मिल ही जाएगा कि 1935 के अधिनियम का जो प्रभाव भारतीय संविधान के निर्माणकर्ताओं पर रहा, इसने भी क्या है, भारतीय संविधान को क्या है, विस्तारित रूप देने का कार्य किया। इसने भी क्या है, भारतीय संविधान को क्या है, एक विस्तारित रूप देने का कार्य किया। अगली बात आप क्या कहेंगे, संविधान के निर्माणकर्ताओं ने संविधान के निर्माणकर्ताओं ने संविधान के निर्माणकर्ताओं ने बाहर की ओर संविधान के निर्माणकर्ताओं ने बाहर की ओर देखो की नीति को अपनाया, बाहर की ओर देखो की नीति को अपनाया, बाहर की ओर देखो की नीति को अपनाया, है ना। ये डिस्कशन हम करते रहते हैं अलग अलग प्रकार की कक्षाओं में कि आपके संविधान के निर्माणकर्ता जिस समय को आधार बनाते हुए भारतीय संविधान को लिपिबद्ध करने का कार्य कर रहे थे या भारतीय संविधान को तैयार किए जाने का कार्य कर रहे थे, उस समय विश्व में सर्वोत्तम संविधान क्या है, अपने आप को बनाए हुए थे। तो हमारे संविधान के निर्माणकर्ताओं ने बाहर की ओर देखो की नीति को अपनाया, यानी कि विश्व के सर्वोत्तम संविधानों को अध्ययन किया और विश्व के सर्वोत्तम संविधानों को अध्ययन करके उनकी सर्वोत्तम व्यवस्थाओं को भारतीय संविधान में शामिल करने का कार्य किया। तो अगर आप बाहर की ओर देखो की नीति को कैलकुलेट करने की बात करोगे तो फिर आपको यह कहना पड़ेगा कि हमारे संविधान के जो निर्माणकर्ता हैं, ये विश्व के सर्वोत्तम संविधानों को अध्ययन कर रहे थे और विश्व के सर्वोत्तम संविधानों को अध्ययन करते हुए वहां की भी सर्वोत्तम व्यवस्थाओं को भारतीय संविधान में शामिल करने का कार्य किया। भारतीय संविधान में क्या है, शामिल करने का कार्य किया। तो भाई मामला टाइम टेकन तो बनेगा ना, समय तो लगेगा ना। एक तो यह है कि समय लगेगा, दूसरी बात क्या है, आपके संविधान को अपने आप में क्या है, व्यापकता मिलेगी। अगर अमेरिका के संविधान को आपने विश्व का सबसे छोटा संविधान कहा तो आपने इस नाते भी कहा क्योंकि जिस समय में अमेरिका ने अपने संविधान को बनाने का कार्य किया, वहां के संविधान के निर्माणकर्ता बाहर की ओर देखो की नीति को अपना नहीं पाए क्योंकि विश्व के अधिकांश देश जो हैं वो संविधान जैसी व्यवस्था के अनुसार कार्य कर ही नहीं रहे थे। तो बाहर की ओर देखो की नीति को नहीं अपना पाए, और जब वो बाहर की ओर देखो की नीति को नहीं अपना पाए तो उन्होंने अपनी ही जो कैपेबिलिटीज हैं उनका इस्तेमाल किया और अपनी ही योग्यताओं का इस्तेमाल करते हुए एक संविधान बनाने का कार्य किया, लेकिन संविधान क्या रह गया, छोटा रह गया। तो हम दोनों प्रकार की बातें यहां पे आपको जोड़ के चल रहे हैं कि अगर आप बाहर की ओर देखो की नीति को यहां पर कैलकुलेट करने की बात करोगे, एक तो ये भी बात है कि समय ज्यादा लगा और दूसरी बात यह भी है कि आपके संविधान को क्या है, विस्तारित रूप मिल गया। दोनों चीजें आप यहां पे क्या है, कैलकुलेट करके चलेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये बिंदु आपकी समझ में आ गया होगा, है ना। और अगर इस बिंदु को और भी आपको ताकत देनी है तो आप बाबा साहब अंबेडकर को यहां पे जोड़ के चल सकते हैं। बाबा साहब अंबेडकर को आप यहां पे जोड़ के चल सकते हैं। और बाबा साहब अंबेडकर ने साफ कर दिया था इस बात को, उन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण विश्व के सर्वोत्तम संविधानों को छानने के बाद किया गया है।
छानने के बाद किया गया है ना। तो यहाँ पे दोनों बातें जुड़ के काम करेंगी। हम ये भी बता पाएंगे कि हमने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय क्यों लिया, और हम साथ ही साथ ये भी बता पाएंगे कि हमारे संविधान को क्या है, विस्तारित रूप मिल रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर का कोटेशन आपके सामने उन्होंने साफ कर दिया था कि भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो विश्व के सर्वोत्तम संविधानों को छानने के बाद किया गया है। दूसरी बात आप यहां पर यह कह पाएंगे कि केंद्र तथा राज्यों के लिए केंद्र तथा राज्यों के लिए एकल संविधान की व्यवस्था को अपनाना, 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 है ना। तो भारत में जो केंद्र और राज्यों रूपी इकाइयां आपको दिखाई पड़ती हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि केंद्र के लिए आपने कोई अलग संविधान बनाया हो, या राज्यों के लिए क्या है आपने कोई अलग संविधान बनाया हो। तो आपने तो संविधान एक ही लिया है, जो संविधान केंद्र और राज्यों दोनों के लिए काम करेगा। तो अगर कोई ऐसा आपके सामने संवैधानिक दस्तावेज है जिसको केंद्र के साथ साथ क्या है राज्य रूपी इकाइयों के लिए भी कार्य करना पड़े, तो आपको अपने प्रावधानों में, अपनी बातों में, अपनी व्यवस्थाओं में विस्तारित रूप तो आपको लेकर के चलना पड़ेगा। तो ये भी आप कह पाएंगे यहां पर। दूसरी बात एक है कि यह भी कहा गया है कि संविधान सभा के अंदर अधिक संख्या में संवैधानिक मामलों के जानकारों का होना, संवैधानिक मामलों के जानकारों का होना, संवैधानिक मामलों के जानकारों का होना, संवैधानिक मामलों के जानकारों का होना। और ये तो आपके संविधान सभा पर एक आलोचना भी की जाती है कि आपकी संविधान सभा में अधिक संख्या वकीलों की रही, संवैधानिक मामलों के जानकारों की रही। और भैया अगर आपको संविधान बनाना है और उसी में आपको ये कहने का मौका मिल जाता है कि हमारी संविधान सभा में जो अधिक संख्या रही वो संवैधानिक मामलों के जो जानकार हैं उनकी अधिक संख्या रही है, तो प्रावधान अपने आप में क्या है, विस्तारित रूप तो लेंगे ही, है ना। क्योंकि वो क्या है ना, जब आप कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी मामले की गहरी जानकारी रखता है तो उसका डिस्कशन हमेशा आपको क्या मिलेगा, कॉम्प्रिहेंसिव मिलेगा। क्योंकि उसको बच के निकलने का मन करेगा ही नहीं, वो तो अपनी पूरी बातें करके जाएगा। तो यही बात किसके साथ हुआ, आपकी संविधान सभा के साथ हुआ कि ये आपको कह के चलना पड़ेगा कि संविधान सभा के अंदर अधिक संख्या में संवैधानिक मामलों के जानकारों का होना। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं कि आप केवल हमने एक सेंटेंस दिया है केवल आपको कि विश्व का सर्वाधिक विस्तारित संविधान, तो आप फिजिकल कंपोजिशन का सहारा लेंगे, एक बात तो वो है। और अन्य कारणों पर आप चर्चा कैसे करेंगे, तो बातें हमने आपको समझा दी हैं कि भारत का विस्तारित भौगोलिक क्षेत्र, व्यापक जनसंख्या का धरातल, इसमें क्या कैलकुलेशन आपकी आनी चाहिए वो हमने आपको समझा दिया है। संविधान के निर्माणकर्ताओं पर भारत शासन अधिनियम 1935 का गहरा प्रभाव विस्तारित रूप देगा आपके संविधान को, क्योंकि 280 आर्टिकल तो आपने यहीं से लिए हैं, बाकी आगे बचे ही कितने हैं। संविधान के निर्माणकर्ताओं ने बाहर की ओर देखो की नीति को अपनाया। अंबेडकर साहब का कोटेशन यहाँ पे जोड़ के चलेंगे, उन्होंने खुद ये समझाया था उस समय, केंद्र तथा राज्यों के लिए एकल संविधान की व्यवस्था को अपनाना और संविधान के अंदर अधिक संख्या में संवैधानिक मामलों के जानकारों का होना। इस तरीके से आप अन्य कारणों पर क्या है चर्चा कर पाएंगे। फिजिकल कंपोजिशन का सहारा लेने के साथ साथ क्या है, अगर आपको इस बात को टेक्निकली प्रमाणित करके आना पड़े कि भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक विस्तारित संविधान क्यों है, तो आप फिजिकल कंपोजिशन का सहारा लेते हुए आप इन कारणों पर क्या थोड़ा चर्चा करेंगे। अब समय बदल रहा है, और जब समय बदल रहा है तो आपको जो अपने डिस्कशन है उनमें बदलाव करके चलना पड़ेगा। ये बात आप लोग क्या है समझ जाएं। तो आज की चर्चा में हम यही काम करेंगे भाई, आप बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे, हम यही काम करेंगे। अगर हम भारतीय संविधान की विशेषताएं आपको पढ़ाएंगे तो पहले बोल दिया था आज की चर्चा में
डिस्कशन आपका कॉम्प्रिहेंसिव होगा। चाहे हमें एक दिन में आपको कितनी भी क्लासेस क्यों ना देनी पड़े, उससे हमें कोई घबराहट नहीं। समय पर आपका सिलेबस वाइंड अप होगा और कोई विद्यार्थी अपने मन में इस बात को लेकर ना आए, है ना, कि डिस्कशन व्यापक क्यों हो रहे हैं। होने दीजिए, आपका लाभ हो रहा है, आपका फायदा हो रहा है, चीजें समझ में आनी चाहिए। चीजें क्या है, समझ में आनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के भारतीय संविधान की विशेषताओं पर आज से आपका डिस्कशन प्रारंभ हो गया है और आज केवल आपने इतना सीखा है कि अगर टेक्निकली आपको इस बात को प्रमाणित करके आना पड़े कि भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक विस्तारित संविधान है, तो आप इस मामले को, इस व्यवस्था को कैसे संभालेंगे, ये हमने आपको बताने का कार्य किया है और पूरी उम्मीद करके चलेंगे कि आप इसका स्वागत करेंगे और ये कक्षा के साथ जुड़ाव करते हुए, है ना, सारी बातें क्या है आपके दिमाग में अपने आप ही क्या हो जाएंगी, फिट हो जाएंगी। तो बस इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के साथ आज की चर्चा को हम थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।